ये क्या लिखा हुआ है? हिंदुस्तानी अदालत। आज भी किस ताल्लुक से पढ़ना है? अदालत के ताल्लुक से है। हिंदुस्तान में अदालत की तरह क्या है? 3 तरह की अदालत है। पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। हिंदुस्तान में कितनी तरह की अदालत है? 3 तरह की अदालत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पूरे हिंदुस्तान में एक है, पूरे हिंदुस्तान में एक है। और ये अदालत ऐसी है कि जिसका फैसला आखिरी है, इस फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं होती है। यहाँ पे जो फैसला मिल जाएगा उसे आखिरी समझा जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का फैसला ऐसा है कि अगर मुत्तफिक ना हो, अगर इत्तेफाक नहीं कर रहा है जिसके खिलाफ फैसला मिला है, तो उसे ये इख्तियार है कानूनी कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये हाई कोर्ट हर सूबा के स्टेट में होता है, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। अगर हिंदुस्तान में मान लो 20 से ऊपर सूबा है, अब 20 से ऊपर सूबा है तो 20 के करीब, 20 से ज्यादा है ना, जितनी सूबा है उतने वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का फैसला ऐसा है कि अगर इत्तेफाक ना हो तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और है फिर उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा है, यानी कि जिला अदालतें ऐसी है कि ये अदालतें हर जिला में होती है, ठीक है। फिर जिले में भी कई जगह पे अलग तरीके की अदालत होती है, जैसे कि तहसील। अब जिला की अदालत जो होती है बहुत बोझ वाली अदालत होती है, इसमें बहुत सारे काम धाम होते हैं। तो जिला में भी अब 3-4 तरह की अदालतें होती है। कितनी अदालतें होती हैं? 3 तरह की अदालत होती है। एक होता है सेशन अदालत। कैसा होता है? सेशन कोर्ट, ठीक है। और दूसरा होता है सिविल कोर्ट। क्या होता है? और तीसरा होता है फैमिली कोर्ट। क्या होता है? फैमिली कोर्ट। फिर उसके बाद आता है तहसील। क्या आता है? तहसील। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कानून बना हुआ है। बुजुर्ग जब कानून बना रहे थे तो हमें हिंदुस्तानियों को जो है 6 बुनियादी हक मिली हुई है। ये बुनियादी हक ऐसा है कि हर हिंदुस्तानी को मिला है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। चाहे वो पड़ोस के आदमी हो, चाहे वो हुकूमत का आदमी हो, चाहे वो हुकूमत के अफसर हो, कोई भी हो, ये 6 जो हक मिले हुए हिंदुस्तानियों को, उसमें से कोई भी छीन नहीं कर सकता है, ना रद्द बदल कर सकता है। हाँ, हुकूमत जो कानून बनाने वाली इदारा है, उसे जब इख्तियार दिया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो बुनियादी हक में वो रद्द बदल कर सकती है। इसके अलावा कोई भी अफसर हो, कोई भी आदमी हो, किसी दूसरे इंसान की बुनियादी हक को छीन नहीं सकता है। बुनियादी हक क्या है? हक के मसावत, बराबरी का हक। हर हिंदुस्तानी बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी जात का आदमी, सब बराबर है हर एतबार से, ठीक है। एक है मजहबी आजादी। मजहबी आजादी का मतलब यह है कि जिस जब मजहब का मानने है उसे आजादी है कि वो अपने मजहब के एतबार से चले, चाहे वो नमाज पढ़ने वाला आदमी हो तो नमाज पढ़े, मस्जिद में जाकर के, घर में जाकर के, कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। उसके बाद एक आजादी है तालीम हासिल करने की। तालीम हासिल करना हर हिंदुस्तानी का हक है। कोई भी स्कूल वाला ये नहीं कह सकता कि इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमान ही को पढ़ाएंगे या सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही को पढ़ाएंगे। अगर इस तरीके का बोर्ड लगा, इस तरीके की बात कहे कोई भी, इसका मतलब ये उसके हक को छीन रहा है। अब इसके खिलाफ इंसान अदालत जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो बुनियादी हक मिला है, कानून में जो हक मिला है, उस हक को अगर कोई भी छीने तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगा इंसान? अदालत जाएगा, है ना। अब अदालत जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में हर आदमी नहीं जा सकता है ना। मान लो कोई भी जुर्म हुआ, कोई भी गलती हुई है या कोई भी मामला, तो फौरन उठा करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए कि ये बड़ी अदालतें होती है, इनकी जिम्मेदारियां जो होती है बड़ी बड़ी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट का मेन काम जो होता है वो ये होता है, वो ये देखता है कि जो बुनियादी हक मिला हुआ है, इस बुनियादी हक को कुछ छीन तो नहीं रहा है। अगर हुकूमत छीने, अवाम छीने, तो अगर कोई बुनियादी हक को छीना जा रहा है तो उसे इख्तियार है कि जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट में केस करके उसके खिलाफ अपना फैसला ले सके, ठीक है। अगर बुनियादी हक छीनी जा रही हो तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का काम यह है, ये देखना होता है कि जो रियासतें होती है, मरकज और सेंट्रल, हिंदुस्तान में वहदानी हुकूमत है। यानी वहदानी हुकूमत का मतलब यह है, एक मरकजी हुकूमत होती है और एक सूबाई हुकूमत होती है। मरकजी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रल, और उसी सूबा को कहा जाता है स्टेट, है ना। जैसे एमपी में है, एमपी का सीएम कौन है? मोहन यादव, है ना। एक यहाँ अलग हुकूमत है, और एक सेंट्रल की हुकूमत, जैसे दिल्ली की हुकूमत कही जाती है, तो वहां की हुकूमत का जिम्मेदार आदमी और वहां का वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी, है ना। तो 2 तरह की हुकूमतें होती है, ठीक है। सबके काम अलग अलग है। हुकूमत का काम सेंट्रल का अलग है और सूबाई स्टेट का काम अलग है। अब हम ये कहना चाह रहे कि अब कभी कभी इख्तिलाफ हो जाता है कि दोनों को काम करने का तरीका संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस चीज पे कानून बनाएंगे, ये चीज करेंगे, लेकिन अगर कभी इख्तिलाफ हो जाए तो इसका हल कौन करेगा? है ना। सेंटर का ये हमारे कब्जे में, ये हमारे इख्तियार में है, सूबा का ये हमारे इख्तियार में है, तो इसका हल कौन करेगा? तो इसका भी हल सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, है ना। उसके बाद बुनियादी हक को अगर छीना जा रहा हो तो उसके लिए वो आर्टिकल एक है 32, है ना। 32 का हवाला देकर के इंसान सुप्रीम कोर्ट जाकर के कहे कि ये हमारे हक को छीन रहा है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें देखता है, सेंटर मरकज की दरमियान रब्त को देखता है, अगर कोई दखल हो तो उसमें चीज करता है, बुनियादी हक को छीनी जा रही है वो सब चीज। हाई कोर्ट का काम क्या होता है? अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी देखता है कि जो हाई कोर्ट है वो लोग काम किस अंदाज से कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, उसकी देखरेख भी करता है, ठीक है। और हाई कोर्ट जो होता है ये सूबे में एक होता है। मान लो सूबे में ऐसा कानून बनाया गया, एमपी में ऐसा कानून बनाया गया जो हमारे हक को छीन रहा है,
तो अब इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट में ये अपील करेंगे कि देखिए हमारे हक को इस कानून के जरिए से छीना जा रहा है, या फिर कोई ऐसा फैसला हुकूमत दिया है जो हमारे हक को छीन रहा है, उसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे, या फिर ऐसा ऐसी बात किसी अफसर ने किया हो, ठीक है, या किसी दफ्तर की तरफ से ऐसा जुर्म हुआ हो या ऐसा उसने फरमान जारी किया हो जो हमारे हक को छीन रहा हो या कानून के खिलाफ हो, तो उसके लिए हम कहां जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। यानी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो कामें होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होती है। अब जैसे किसी का कत्ल हुआ या कोई जमीन का झगड़ा है, तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा, फौरन हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे। किसी ने हमको धमकी दिया, देख लेंगे, ठीक है, कल तुम्हें हम उड़ा देंगे, कल तुम्हें हम खत्म कर देंगे, किसी ने ये धमकी दिया, या फिर जमीन का ये धमकी हो, ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये दंगा हुआ, तब इसके लिए हम फौरन सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे, है ना। इसके लिए कहां जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है तीन चार तरह की कोर्टें होती है। एक सेशन कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट होता है, फिर उसके बाद तहसील होती है। तहसील ये जिला से अलग होता है, ठीक है। अब ये बात हो गई, अब कौन सा मुकदमा किस कोर्ट में जाएगा, इसका फैसला कैसे होगा, है ना, ये भी जानना जरूरी है। तो देखो, जुर्म जो होता है, कोई भी जुर्म जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक दीवानी मुकदमा जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का मुकदमा होता है, दो तरह का मुकदमा होता है, दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी मुकदमा ऐसा है जिसमें ये बतलाना मकसद होता है दावा करने वाले का, सिर्फ और सिर्फ उसमें यह दावा होता है कि यह हक मेरा है। दो तरह के आदमी होंगे, एक मुद्दई और एक मुद्दा अलैह। एक क्या होंगे, मुद्दई और एक मुद्दा अलैह। मुद्दई ये दावा करेगा जमीन मेरी है, मुद्दा अलैह के पर, ठीक है, मुद्दा अलैह भी कहेगा मेरा है, ये सामान के मालिक हम है, ठीक है। अब बात ये हो गई, तो अगर जो ऐसा मुकदमा हो कि जिस मुकदमे में सिर्फ हक जतलाना हो कि जमीन मेरी है, जमीन मेरी है, घर मेरा है, वो कहे मेरा है, इस जमीन के मालिक हम है, वालिद साहब ने हमें दे दिया था, अगर हक वाली चीज हो, तुम्हें हमने कर्ज दिया लौटाए नहीं हो, इस पैसे का मालिक हम है, ठीक है। अगर हक वाली मुकदमा हो और इसमें लड़ाई हो, इसमें लड़ाई नहीं हुई है, सिर्फ यही हो हक जतलाना मकसद है, तो अब ये बताओ, ये मुकदमा उठ करके कहां जाएगा, है? दीवानी मुकदमा तो है ही है, ये तो हक जतलाया जा रहा है, लेकिन ये मुकदमा समाअत कहां होगी, ये जाएगा कहां पे, ये जो जाएगा सिविल कोर्ट में जाएगा, ठीक है। जिला की जो अदालत होती है, बिल्डिंग तो एक ही रह सकता है, लेकिन बिल्डिंग में रूम अलग अलग होते हैं। सिविल कोर्ट का जो जज होता है वो सिर्फ सिविल मामले ही समाप्त करेगा। सेशन कोर्ट का जो जज होता है वो सिर्फ और सिर्फ फौजदारी मुकदमा ही को सुनेगा, ठीक है। फैमिली कोर्ट का जो जज होता है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली ताल्लुक से जो मुकदमा होगा उसी को समाप्त करेगा। इसकी आसान भाषा में यूं समझ लो कि अगर मदरसे में है तो जो हिफ्ज पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं वो हिफ्ज ही पढ़ाएंगे, जो दरसे निज़ामी वाले असातिज़ा हैं वो दरसे निज़ामी पढ़ाएंगे, जो नाजरा वाले असातिज़ा हैं वो नाजरा पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो जज है उन्हीं मुकदमा को सुनेगा। अगर दीवानी मुकदमा होगा, अगर हक वाली मुकदमा होगा तो सिविल कोर्ट में आएगा, ठीक है। अब सिविल कोर्ट में आएगा तो मुकदमा करेगा कैसे, जैसे मान लो मुकदमा यूं तो क्या कहते हैं, सिविल कोर्ट में सिविल मामला हो तो फौरन आदमी जो है सिविल कोर्ट में जाए और सिविल कोर्ट में जाकर के वहां पे अपील दायर करके दरखास्त देकर के कहे कि ये जमीन मेरी है, लिहाजा हमारी कब्जा दिलवाया जाए, दूसरे लोगों ने जबरन कब्जा किया हुआ है, जुल्मन कब्जा किया हुआ है। अब वो सिविल कोर्ट का जो जज होगा नोटिस उस आदमी पे जारी करवाएगा, मुद्दा आले पे, ठीक है, उसको नोटिस जारी करवा उससे कोर्ट बुलवाया जाएगा, फिर उससे दोनों से जो है कागजात मांगे जाएंगे। अब दोनों के कागजात जज देखने के बाद अपने सवाबदीद नहीं बल्कि जो कानून जो कहता होगा, क्योंकि संविधान जब बुजुर्ग लिख रहे थे, कानून जब लिख रहे थे उसमें सारी चीजों का जिक्र है, तो कानून के मुताबिक वो देखेगा, दोनों की बातों को सुनने के बाद, सबूत गवाह सब कुछ पेश हो जाने के बाद देखेगा कि कानून अब क्या कहता है, कानून जो कहता होगा उसी के मुताबिक फैसला की जाएगी। अगर कागजात उसके खिलाफ नहीं होंगे, मुद्दा आले के खिलाफ नहीं होंगे, मुद्दा आले के हक में नहीं होंगे कागजात, तो फिर जो मुद्दई होगा उसके हक में फैसला दी जाएगी। अब बात आती है फौजदारी मुकदमा। फौजदारी मुकदमा कैसे कोर्ट में जाएगा, फौजदारी मुकदमा होता है तो वो जुर्म या फिर वो बात जिसको गुनाह या जुर्म समझी जाती हो और जिसको स्टेट जुर्म करार देती हो, जैसे कि कत्ल करना, जिना करना, चोरी करना, किडनैप करना, दगा देना, धोखा देना, तो ये क्या जुर्म है कि नहीं है? तो ये जो जुर्म वाली बात होती है, तो ये मुकदमा कहां समाप्त की जाएगी, कहां पे होगी, सेशन कोर्ट, इस कोर्ट में होगा। अब अगर किसी का कत्ल हुआ तो जो कातिल और मकतूल है, कत्ल हुआ तो ये कौन सा मुकदमा हुआ, फौजदारी मुकदमा हुआ, ठीक है। अब जो कातिल है, ठीक है, अब जो मकतूल है, तो मकतूल तो अब दुनिया में है नहीं, अब इसका दावा कौन करेगा, इसका इंसाफ कैसे कोई दिलवा जाएगा। तो अगर मकतूल का जो कातिल है और जो मकतूल है, तो कातिल को पकड़ा कैसे जाएगा, अगर मकतूल का कोई वारिस है तो वो पुलिस के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, तरतीब क्या है, वो पुलिस के पास जाए। और अगर कोई नहीं है मकतूल का, जो कत्ल हुआ उसका कोई नहीं है, ठीक है, कभी कभी ऐसा तुमने देखा होगा कि तालाबों में डूब जाता कोई इंसान, मर जाता है, ठीक है, पुलिस वाले को इतला मिलती है, उस लाश का कोई वारिस नहीं होता है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी उसकी छानबीन करते हैं, ठीक है। या फिर कहीं किसी का मर्डर हो जाता है, मर्डर करके कोई फेंक देता है जंगल वगैरह में, और ऐसी सूरत में भी अगर पुलिस वालों को पता चलता है तो उस लाश को उठा करके लाया जाता है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है, फिर उसके बाद सबूत को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको अदालत में पेश, उस सबूत को पेश किया जाता है। यानी कि किसी भी कोई भी सूरत, वारिस हो या ना हो, दोनों सूरत में जो है कातिल का पता लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि कत्ल करना, चोरी करना ये स्टेट के खिलाफ है, ठीक है। स्टेट का मतलब जो सूबाई हुकूमत होती है, जो स्टेट है उसके खिलाफ है, चाहे अब मकतूल का वारिस हो या ना हो, दोनों सूरत में क्या करेगा, पुलिस जो इसकी तलाश की जाएगी, तलाश करेगा कातिल को। अब ये देखो कातिल जो है
कातिल का पता कैसे लगाए? अगर किसी ने कत्ल किया, मकतूल का वारिस है, मतलब मकतूल का वारिस सबसे पहले क्या कराएगा और कहां जाएगा? सबसे पहले वो पुलिस वाले के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? पुलिस वाले के पास जाएगा। सबसे पहले वो एफआईआर करवाएगा। क्या करवाएगा? एफआईआर करवाएगा। ठीक है, एफआईआर होने के बाद पुलिस वाले, एफआईआर जब हो जाएगा, पुलिस को इत्तला जब मिलेगी, पुलिस वाले लाश के पास आएंगे, लाश को अपने पास लेंगे। उसके बाद वहां जितने भी सारे अगर कोई सबूत वगैरह उसको इकट्ठा करेंगे, कत्ल का अगर आला वगैरह हो तो उन सब चीजों का भी इकट्ठा कर लेगा। आला का मतलब जिससे कत्ल किया गया, अगर छुरी या तो क्या बोलते हैं तलवार वगैरह, ये सारी चीजों से कत्ल हुआ है तो वो सब चीज को इकट्ठा करेगा सबूत के तौर पर। ठीक है, फोटो वगैरह सब कुछ ले लेगा। उसके बाद एफआईआर होगी। अब एफआईआर में जो दफा लगेंगे, ठीक है, उस दफे के हिसाब से, उस दफा के हिसाब से अब जो है मामला कोर्ट में जाएगा। अगर दफा संगीन है ना, जुर्म संगीन है, एकदम ज्यादा खतरनाक वाले हैं, तो इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएगी और सेशन कोर्ट में इसको लाया जाएगा। अब पुलिस ने जो है एफआईआर कर लेने के बाद कातिल को पकड़ लिया। क्या किया उसने? कातिल को पकड़ लिया। अब कातिल को पकड़ लेने के बाद ये रूल है कि जब कातिल पकड़ जाए तो पुलिस वाले सबसे पहले उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। किसके सामने पेश करेंगे? मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने उसे पेश करेगा सबसे पहले, और 24 घंटा के अंदर अंदर कोर्ट में पेश की जाएगी उसे। और फिर कोर्ट में ले जाकर के अब पुलिस वाले कोर्ट में जाकर के ये कहेंगे कि सर इसको हमारे अंडर में दे दें, या फिर अदालत कहेगी तुम्हारे अंडर नहीं बल्कि हमारे अंडर रहेगा। एक होता है पुलिस कस्टडी और एक होता है अदालती हिरासत। ठीक है, पुलिस कस्टडी का मतलब ये होता है कि अगर पुलिस अपने अंदर कस्टडी में ले ले तो इसका मतलब ये होता है अदालत से कहेगी सर इस कातिल को हमें 2-4 दिन के लिए दे दें ताकि हम इसे और उड़वाएं कि इस कत्ल में कौन कौन लोग और शरीक था, कहां कैसे कत्ल किया। तो अगर अदालत के सामने ये बात रखी जाएगी तो मजिस्ट्रेट कहेगा हाँ तुम रख लो। तो अब इस कातिल का जिम्मेदार पुलिस होगा। ठीक है, इसकी पूरी देख रेख करना, सब चीज जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? पुलिस वाले की। और अगर पुलिस वालों ने कहा और अदालत ने कहा नहीं ये हमारे हिरासत में रहेगा, तो कातिल को फौरन जो है अदालत जेल भेज दी जाएगी। अब जेल भेज देने के बाद ये किसके कस्टडी में आ गया? ये अदालत के कस्टडी में आ गया। अब अदालत की कस्टडी में आ जाने के बाद पुलिस वाले अब जब चाहे तब जो है जेल से इसको निकाल करके नहीं ला सकता है पूछताछ के लिए। जब भी इसको पूछताछ की जरूरत होगी तो अदालत जाकर के मजिस्ट्रेट से कहेगा कि सर हमें उसकी जरूरत है, पूछताछ करनी है, आप इजाजत दें उसे बाहर लाने की। इजाजत मिल जाएगी, फिर उसे जेल से कातिल को बाहर ला करके पूछताछ करेगा। ये बात तो हो गई। एफआईआर करवा जाएगा, कातिल का पता लग जाएगा। अब एफआईआर में कातिल अगर पकड़ जाएगा तो कातिल को सेशन कोर्ट में पेश की जाएगी। सेशन कोर्ट में अब उसका मुकदमा चलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका मुकदमा चलेगा। ठीक है, अब ये हो गया सेशन कोर्ट में कौन सा मुकदमा आ गया, समझ में आ गया? वो जो जुर्म वाली हो वो मुकदमा कहां पे समाप्त होते हैं? ठीक है ना, क्रिमिनल कोर्ट जिसे कहा जाए वहां पे समाप्त होता है। और जो मुकदमा बेहक वाली है वो कहां पे समाप्त होगी? सिविल कोर्ट में। ठीक है, अब बचा फैमिली और तहसील। ठीक है, अच्छा ये सब चीजें बाद वो इलाका बाद में बताएंगे। अब बचा फैमिली। फैमिली कोर्ट में वो मुकदमा समाप्त की जाएगी, वो मुकदमा चलेगा जो क्या कहते हैं खानदान के ताल्लुक से। खानदान के ताल्लुक से मतलब ये विरासत में झगड़ा हो। बेटी कह रही है कि बाप के हक में मेरा इतना है, बेटा कह रहा नहीं इतना है, अब्बा ने इतना ही दिया है तुमको, तो ये क्या हो गया? विरासत में झगड़ा हो गई। ठीक है, शौहर कह रहा है कि हम इसको नहीं रखने चाह रहे बीवी को, इसलिए कि ये हमारी नाफरमानी करती है, ये वो है। और कह रही हम रहने चाह रहे हैं, और भी कह रही हम नहीं रहने चाह रहे, शौहर कह रखने चाह रहे हैं। यानी या फिर झगड़ा इस बात का हो कि शौहर कहे कि इस वो बच्चा को हम रखने चाहते हैं, तुम अलग हो जाओ, औरत कह रही हम रखने चाहते हैं। तो जो झगड़ा खानदानी हो, फैमिली वाली हो, ठीक है, तो इसका, या फिर कोई औरत कहे कि हम तुमसे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, तुम हमें तलाक दे दो। तो हिंदुस्तान में क्या यूं ही तलाक, ये तो शरीयत एतबार से है कि अगर कानूनी वो जवाज पाई जाए शरीयत के लिहाज से तो तलाक देने का हक मर्द को होता है ना। लेकिन कानूनी एतबार से, हिंदुस्तान के कानून के एतबार से तलाक यूं ही नहीं हो जाती। इसके लिए तुम्हें कोर्ट जाना होगा, कोर्ट में जाकर के बात रखनी पड़ेगी, फिर कोर्ट मजिस्ट्रेट फैसला करेगा, वहां का कोर्ट जो जज होंगे उसके हिसाब से फिर तलाकनामा दी जाती है, फिर तलाक का फैसला होता है। तो फैमिली कोर्ट में अगर कोई तलाक लेना चाहता हो तो ये मसला सिविल कोर्ट ना सेशन कोर्ट में जाएगा। किस कोर्ट में जाएगा? फैमिली कोर्ट में जाएगा। अब फैमिली कोर्ट का जो जज होगा वो अपने दोनों की बातों को समाप्त करेगा। ठीक है, या फिर क्या होता है तलाक हो गई दोनों में, या फिर बीवी अलग रह रही शौहर से, तो ऐसी सूरत में बीवी के अखराजात होते हैं ना भाई। अब बीवी के अखराजात के जिम्मेदार कौन है? शौहर होता है। तो अब ऐसी सूरत में मेंटेनेंस का केस औरत करेगी, तो कहां करेगी? वो कौन सी कोर्ट जाएगी? फैमिली कोर्ट जाएगी। फैमिली कोर्ट में जाकर के ये कहेगी कि देखिए इससे अलग है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के साथ हमारा इतना खर्च होता है, लिहाजा हमारे शौहर से इतना हमें जो है सेशन दिलवाया जाए, हमें कंपनसेशन दिलवाया जाए, यानी कि महीना हमें इतना दिलवाया जाए। ठीक है, तो जज देखेगा, उसके बाद उसके शौहर को कह देगा कि हाँ तुम इतना इसको खर्चा दो। ठीक है, तो इस तरीके के जो लड़ाई झगड़े होंगे, इस तरीके की जो बात होगी वो कहां पे जाएंगे? फैमिली कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अब बचा तहसील। अब ये देखो तहसील, अब ये बात इतनी हो गई, कौन सा मुकदमा कहा जाएगा? अब ये बात आती है कि मान लो लड़ाई हुआ किसी देहात में, किसी का कत्ल हुआ देहात में, तो अब ये बताओ वो बंदा उठ करके जिला कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा कि कहां पे जाएगा? तहसील में जाएगा, कहां हो जाएगा? तो इसके लिए कायदा ये है कि जो जुर्म या जो हक जतलाई जा रही है तो वो अदालत का दायरा देखा जाएगा कि वो अदालत के किस दायरे में आता है। मान लो अगर जो जुर्म हुआ या जो हक जतलाई जा रही है, जमीन का झगड़ा है, तो झगड़ा जहां हो रहा है या कत्ल हुआ, जहां कत्ल हुआ है जाए कत्ल जो है, तो अब ये देखेंगे वो किस अदालत के किस दायरे में आ रहा है। वो जिला अदालत के दायरे में आ रहा है, या तहसील के दायरे में आ रहा है, या फिर जो क्या कहते हैं ज्वाइंट कमिश्नरी जो इलाका होते हैं उस इलाके में आ रहा है, वो किस इलाके में आता है। मान लो किसी देहात में हुआ, ठीक है, अब वो देहात तहसील में शुमार होता है। जैसे तुम्हारे लवकुश नगर, ठीक है, अब लवकुश नगर में तहसील है, लवकुश नगर वाले पता क्या लिखते हैं? वार्ड नंबर 17, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर, है ना। तो अब लवकुश नगर में आसपास गांव भी है, अब उस आसपास गांव में जो भी मुकदमा होगा तो पहले उसका निपटारा कहां पे होगा?
तहसील में होगा। अगर कत्ल हुआ तो कत्ल जो हुआ है तो पहले तहसील में उसका मुकदमा समाप्त की जाएगी, ठीक है। लेकिन कत्ल जो होता है ना, वो कत्ल का जो फौजदारी मुकदमा होता है उसके सीधे समाप्त कहां पे होती है? जिला अदालत में होती है, तहसील में नहीं होती। कहां होती है? बस तहसील में क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने, जो सेशन कोर्ट वहां भी बनाया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाले कातिल को पेश करके उसको फिर जो है जब उसकी अपनी कस्टडी ले लिया जाता है, फिर उसके मुकम्मल हो जाता है कस्टडी, फिर उसका मुकदमा जो चलता है फौजदारी का वो सीधे जिला जेल में चलता है। तहसील में जो निपटारा होता है सिविल मुकदमा का निपटारा, कोई झगड़ा वगैरह हुआ जमीन के ताल्लुक से, दो भाइयों में लड़ रहे हैं, जमीन हमारा, या दो पड़ोसी लड़ रहे हैं, ये घर आपके मालिक हम है, वो कह रहा मालिक हम है, तो इसका निपटारा तहसील से शुरू होगा। तहसील में बात जाएगी, वहां पे फैसला हो जाने के बाद अगर उस फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है, कोई जो है इत्तेफाक नहीं कर रहा है, तो उसे इख्तियार है कि जिला अदालत है, ठीक है। तहसील में मुकदमा जमीन के ताल्लुक से हुआ, किसी को संतुष्टि नहीं हुआ, इत्तेफाक नहीं रख रहा है, तो उसे यह हक हासिल है कि वो जिला अदालत है। कहां पे आए? जिला अदालत है। अब यहाँ के सिविल कोर्ट में वो कहे कि सर वहां जो फैसला मेरा हमें इत्तेफाक नहीं है, आप इस फैसले को फिर से देख लें। अब जिला कोर्ट क्या करेगा? अब उसका मुकदमा फिर से समाप्त होगी, ठीक है। अब वहां पे मुकदमा होगा, अब जिला अदालत में भी उसका मुकदमा हो गया, वहां पे भी कोई संतुष्ट नहीं हो रहा, दोनों में से कोई मुद्दाई मुद्दा में से कोई संतुष्ट नहीं हो रहा, कोई इत्तेफाक नहीं कर रहा, तो उसे इख्तियार है हाई कोर्ट जाने का। अब हाई कोर्ट में भी मुकदमा चला, वहां भी नहीं कुछ हुआ, ठीक है, वहां भी इत्तेफाक नहीं रख रहा, फिर अब उसे इजाजत है कहां पे जाने का? सुप्रीम कोर्ट जाने का। लेकिन याद रखें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो मुकदमा सिविल का जाएगा, उसमें याद रखें जो मुकदमे जो झगड़ा जिस चीज के लिए झगड़ा हो उसकी कीमत कम से कम 20,000 से ऊपर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20,000 से ऊपर होनी चाहिए। पता चले जिस चीज के लिए झगड़ा हो रहा है, जो हक है वो महज 5,000 की चीज है, मान लो मोबाइल के लिए झगड़ा हो रहा है, तो इसकी कीमत ज्यादा 5,000 होगी। अब इसके लिए तुम पता चला हाई कोर्ट जाओगे, उसके लिए तुम जाओगे सुप्रीम कोर्ट, है ना? ऐसा नहीं, 20,000 से ऊपर उसकी मिलकर हो जाए। अब बचा फौजदारी वाला मुकदमा, उसकी सीधे समाप्त कहां होती है? जिला अदालत में होती है, तहसील में नहीं होगी, जिला अदालत में होगी। अब जिला अदालत में अगर उसका फैसला हो गया, सेशन कोर्ट से फैसला हो गया, वहां के जज ने, अच्छा जिला अदालत में जो फैसला होता है एक ही जज करता है, क्या करता है? एक ही जज फैसला करता है, ठीक है। अब उसने फैसला दे दिया कि इसने कातिल ने वाकई में कत्ल किया इस आदमी का, ये वाकई में मकतूल का कातिल है, ठीक है, सारे सबूत की बुनियाद पर उसने फैसला दिया सजाए मौत का। किसका फैसला दे दिया? कि इसको भी मौत सजाए मौत दी जाए। तो अब जो है सजाए मौत जिसको मिला है, अब वो इत्तेफाक नहीं कर रहा है इस फैसले से, तो उसे इख्तियार है हाई कोर्ट जाने का। क्या क्या है? हाई कोर्ट जाने का। अब वहां जाकर के वो कहेगा कि सर देखें हमारी बात को सही से सुनी नहीं गई है, आप इतने मेहरबानी करें कि हमारी बात को सही सुनकर के फैसला दें। अब हाई कोर्ट तो उसकी बात को सुनेगा, दोनों को बात वहां पे मुकदमा चलेगा, वहां पे भी अगर यही फैसला हो गया कि तुम्हें नहीं सजाए मौत दी जाएगी, तो ठीक है सजाए मौत, फिर इसको इत्तेफाक नहीं हो रहा है तो फिर इसे सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत है। वहां भी अगर यही मिल गया, नहीं तुम्हें जो है मिलने मौत ही दी जाएगी, तो अब उसे फांसी दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उसे जिला अदालत ने जो है उसे दे दिया सजाए मौत, ठीक है। अब ये जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के चैलेंज किया इस फैसले को, फैसले को चैलेंज किया कि सर उसने हमारे वहां पे सही बात को सुनी नहीं गया, सबूत को सही से पेश नहीं किया गया, मेहरबानी करके आप हमारी जो है बात को सही सुने। हाई कोर्ट ने सुना। अब हाई कोर्ट को ये लगा कि वाकई में उसने जो जिला जज जो था उसने सही से इसकी सवाब को सबूतों को देख करके फैसला नहीं दे पाया, कुछ खामियां है इसमें। उसने फैसला दिया नहीं तुम्हारी इसको सजा मौत नहीं दी जाएगी, बल्कि इसको बरी कर दिया जाएगा, तो अब बरी हो जाएगा। लेकिन जो मुद्दा आड़े है, यानी जिसने दावा जिसका कत्ल हुआ उसके वारिस में से इत्तेफाक तो नहीं रखेगा, अब उसे इजाजत है सुप्रीम कोर्ट जाने की। अब वहां पे मुकदमा चलेगा, वहां फैसला हो जाएगा, फिर उसके दाखिल हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहीं चैलेंज नहीं किया जाता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए ये होता है कि नजर सानी का सुप्रीम कोर्ट ही में अपील की जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया मौत का, तो फिर अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि सर फिर से देख ले हमारे फैसले को, तो इसको बोलते हैं नजर सानी। तो वहीं पे होगी नजर सानी में भी अगर यही हुक्म हो गया सजा मौत का, तो अब उसे कोई नहीं बजा सकता, सजाए मौत होगी। ये बात समझ गए अदालत का। अब ये बात देख लो सही तौर पर हम बता दें, जो अदालत का जज होता है उसे इतना इख्तियार होता है कि उसे कोई धमका नहीं सकता है। उसे हुकूमत की जानिब से बहुत सारे मुराद भी मिलते हैं, यानी रहने के लिए घर, अच्छी तनख्वाहें, नौकर चाकर, ठीक है, सरकारी गाड़ियां वगैरह भी मिलती है, और उसके साथ साथ बहुत सारी उसकी और भी चीजें मिलती है, ठीक है, अच्छी तनख्वाहें वगैरह भी मिलती है। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई भी जज फैसला देगा तो उस फैसले की बुनियाद पर कोई भी आदमी जज को धमका नहीं सकता है। अगर जज ने हुकूमत ही के खिलाफ फैसला दे दिया, तो अब ये हुकूमत को भी ये हक हासिल नहीं है कि जज को धमका सके। अगर जज को धमकाएगा कोई भी, या अदालत की कोई भी तौहीन करेगा, तो उसके खिलाफ फिर से ये जो है मुकदमा चलेगा और उसको फिर से सजा दी जाएगी। तो जज को जो है और अदालत को जो है जो कानून बनाने वालों ने बहुत सारे इख्तियार दिए हैं, बहुत सारे कानून दिए हैं, है ना। ये हो गया अदालत के ताल्लुक से, ठीक है। अब कल दूसरे मैटर पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे टॉपिक की गुफ्तगू होगी। कर दो।